हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके जिद और जुनून ने उसे वो करने के लिए मजबूर कर दिया जो कि शायद एक नॉर्मल लड़की कभी सोच भी नहीं सकती थी। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत ही टैलेंटेड सी लड़की सोफी को देखते हैं। सोफी दुनिया की टॉप 10 स्केटर्स में से एक थी जिसके सामने एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर था, पर एक दुर्घटना की वजह से बेचारी अपनी दोनों आंखों को खो देती है। पर इतना सब होने के बाद भी सोफी अपना हौसला कम नहीं होने देती। वो एक नई जिद और जुनून के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है, जिसमें अब वो एक हाउस सिटर का काम करती है, मतलब कि लोगों की गैर मौजूदगी में उनके घर और उनके पेट दोनों का ध्यान रखती है, जिसके बदले में लोगों से पे करते हैं और साथ ही अच्छी खासी टिप भी देते हैं। पर सोफी की माँ को सोफी का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आफ्टर ऑल वो एक ब्लाइंड जो थी। पर साथ ही सोफी की माँ को एक चीज बहुत हैरान करती थी कि आखिर सोफी के क्लाइंट्स उसे इतना ज्यादा टिप क्यों देते हैं। पर आज भी सोफी हमेशा की तरह अपनी माँ को बिना क्लाइंट्स की डिटेल्स बताए ही निकल जाती है। पर सोफी की माँ उसे सी फॉर मी एप्लीकेशन के बारे में बताती है जो कि सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए ही बना था, पर सोफी इसे भी इग्नोर कर देती है। थोड़ी ही देर में सोफी डेब्रा के आलीशान घर में पहुँच जाती है जो कि शहर से काफी दूर एक सुनसान जंगल एरिया में था। डेब्रा ऑलरेडी काफी लेट हो गई थी, इसलिए वो फटाफट से सोफी को सब कुछ समझा देती है, लाइक सिक्योरिटी कोड और उसकी बिल्ली को कब क्या देना है और कैसे देना है। डेब्रा सोफी को सारी चीजें पर्सनली दिखाना चाहती थी, पर सोफी बहुत कॉन्फिडेंस से डेब्रा से कहती है कि वो सारी चीजें मैनेज कर लेगी, पर कैसे करेगी ये तो भगवान ही जानता है। डेब्रा सोफी को फोर्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। डेब्रा की जाते ही सोफी अपने कॉन्फिडेंस को कॉल करती है, मतलब कि कैम को कॉल करती है। कैम उसे गाइड करते हुए पूरा घर डिस्क्राइब करता है, जिससे वो एक वाइन सेलर तक पहुँच जाती है। सोफी वहाँ से एक वाइन की बोतल को उठाकर गूगल करती है जिसकी नेटवर्थ अराउंड $400 थी, जिसकी सोफी कहती है कि इसे तो मैं इजीली $300 में बेच दूंगी। मतलब कि जो सोफी को इतनी बड़ी बड़ी टिप्स मिलती थी उनका इंतजाम सोफी ऐसे ही वाइन बॉटल्स को बेच कर करती थी। पर किम को सोफी का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इस पर तो वो सोफी के मुंह पर ही उसे मना कर देता है। पर सोफी को किम की बातें काफी बुरी लगती है, इसलिए वो किम का कॉल काट देती है और स्मोक करने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी सोफी को डेब्रा का कॉल आता है जो कि उसे सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिव करने को कहती है। सोफी को सिक्योरिटी कोड याद था, इसलिए वो इजीली सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिव कर देती है। और पर असली प्रॉब्लम तो इसके बाद शुरू होता है। जब सोफी स्मोक करने के लिए घर से बाहर जाती है तो वो दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। सोफी कैम को कॉल नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी माँ की बात मान लेती है और सी फॉर मी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेती है, जिसमें कैनी नाम की लड़की उसकी हेल्प करते हुए बैकयार्ड के एक जाम दरवाजे को खोलने में उसकी हेल्प करती है। पर फोर्सफुली घर में घुसने की वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है, जिसकी वजह से सोफी घबराहट में आ जाती है और गिरते पड़ते जैसे तैसे वो सिक्योरिटी अलार्म तक पहुंचकर उसको सही से सेट कर देती है। सोफी कैनी की सर्विस से काफी इम्प्रेस थी, इसलिए वो उसे एज अ मेन प्रायोरिटी पर सेव कर लेती है। सोफी आज भी अपने ड्रीम को फॉलो करती थी। इसी में सोफी को किसी की फुटप्रिंट्स सुनाई देते हैं। सोफी को स्टार्टिंग में लग रहा था कि शायद ये डेब्रा की बिल्ली आरजे होगी, पर घर में सच में 2 गुंडे घुस आए थे, देव और एनी, जिन्होंने आते ही अपने डिवाइस की हेल्प से सारे सिक्योरिटी कोड्स को हैक कर लिया था। पर सोफी जैसे ही आरजे के गले में लगाए हुए अलार्म को एक्टिव करती है ताकि वो उसकी लोकेशन को जान पाए, उससे एनी भी अलर्ट हो जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि घर पे कोई और भी है। सोफी आरजे को ढूंढते ढूंढते एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो एनी और देव दोनों की बातें सुन लेती है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि घर पर 2 अनजान आदमी है। उनकी आवाजें सुनने के बाद सोफी काफी घबराहट में आ गई थी और इसी घबराहट में उससे एक बांस नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर एनी भी वहाँ पर आने लग जाते हैं। सोफी फटाफट से जाकर स्टोर रूम में छुप जाती है और वहाँ पर पुलिस को कॉल कर सारी सिचुएशन इन्फॉर्म कर देती है। सोफी को बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो एक बार फिर से कैनी को कॉल कर और कैनी सिचुएशन को समझते हुए सोफी को वहीं पर रुकने को कहती है। पर एनी उसकी ओर बढ़ते जा रहा था, जिस वजह से सोफी काफी घबराहट में आकर घर से बाहर भागने की कोशिश करती है और इसी बीच वो तीसरे आदमी ऑर्डर से टकरा जाती है और टकराने की वजह से सोफी का फोन नीचे गिरकर डिस्कनेक्ट हो जाता है।
जिसके बाद ओडस उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है और जहाँ पर जाकर उसे ये भी पता चल जाता है कि सोफी ने पुलिस को कॉल कर दिया है। सोफी को बहुत डर लग रहा था, उसे लग रहा था कि जैसे ये लोग उन्हें मार देंगे, इसलिए सोफी उन्हें कहती है कि वो एक ब्लाइंड है और उसने कुछ भी नहीं देखा, और साथ ही वो कहती है कि अगर उसने पुलिस वाली प्रॉब्लम क्रिएट की है तो वो उसको सॉल्व भी कर सकती है, पर बदले में उसे भी एक हिस्सा चाहिए। सोफी का ये प्रपोजल सबको काफी पसंद आता है, इसलिए एक बार फिर सोफी पुलिस को कॉल करती है, जिसमें सोफी पुलिस को बताती है कि वो एक अंधी है और उसने गलती से टीवी चलता हुआ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि घर पर कोई है। पर वो ऑफिसर बताता है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑलरेडी आपके घर पहुंचने वाली है, जिससे सबकी टेंशन काफी हद तक बढ़ जाती है। पर अब सब कुछ सोफी के ऊपर था। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पर आती है तो सोफी उसके सामने बहाने बनाने लग जाती है, जिससे उस ऑफिसर का शक सोफी पर दुगना हो जाता है। इसलिए वो अपने मन की तसल्ली के लिए सोफी के पूरे घर को सर्च करती है। पर दूसरी तरफ कैली ने सोफी की हेल्प करने के चक्कर में पुलिस को सब कुछ बता दिया था, और वही रिपोर्ट उस ऑफिसर को भी मिल जाती है, जिससे वो इजीली समझ जाती है कि सोफी खतरे में है। तभी वहाँ पर एनी सरेंडर कर देता है। वो ऑफिसर ब्रोक को कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ अकेला है। तभी पीछे से ओडस उस पर हमला कर देता है, जिसका सामना ऑफिसर ब्रोक काफी बहादुरी से करती है, पर ज्यादा देर टिक नहीं पाती क्योंकि इन लोगों ने ऑफिसर ब्रोक का मर्डर कर दिया था। इन लोगों को अब सोफी भी एक खतरा लगने लग गई थी, इसलिए ये सोफी को मारना चाहते थे। पर जैसे ये लोग सोफी को देखते हैं तो सोफी वहाँ से गायब थी। सोफी घर से बाहर निकल चुकी थी, जहाँ पर कैली उसे गाइड कर रही है। सोफी एक खुले जंगल एरिया में आ गई थी, जहाँ पर उसे कोई भी ढूंढ लेता, और एनी ऑलरेडी सोफी के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए कैली उसे ग्रीन हाउस पे ले जाती है, जहाँ पर गलती से सोफी से पॉट गिर जाता है, जिसकी आवाज से एनी भी वहाँ पर चला जाता है। एनी के हाथ में एक चाकू था। कैली सोफी को रेडी रहने को कहती है क्योंकि उसे किसी भी वक्त अटैक करना था। एनी चाकू लेकर धीरे धीरे सोफी की ओर बढ़ते जा रहा था। कैली सोफी को शूट करने को कहती है, पर सोफी बहुत ज्यादा घबराई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। पर जैसे ही एनी उसे मारने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, सोफी उसे शूट कर देती है। इस आवाज से ओडस भी अलर्ट हो जाता है और वो एक कुल्हाड़ी लेके सोफी को मारने के लिए आता है। कैली सोफी को जगह बदलने को कहती है तो उसका नेटवर्क कनेक्शन कटने लग जाता है। सोफी खुद को बहुत ज्यादा असहाय फील कर रही थी। ओडस उसे मारने ही वाला थी, तभी नेटवर्क कनेक्शन आ जाता है, जिसमें कैली उसे डायरेक्शन बता ओडस को भी शूट करवा देती है, जिसके साथ ओडस की भी कहानी खत्म हो जाती है। अब बचा था सिर्फ देव, जिसका प्रोफेशन था सिर्फ तिजोरियां खोलना। वो कोई मर्डरर नहीं था। सोफी के फोन में चार्जिंग काफी कम था, वो कभी भी डेड हो सकता था, इसलिए धीरे धीरे सोफी देव के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि देव बहुत ध्यान से लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से देव को सोफी के फुटप्रिंट्स भी सुनाई नहीं देते। पर जैसे ही देव उसका परछाई देखता है तो वो समझ आता है कि सोफी उसके पीछे है। सोफी उसे शूट करने ही वाली थी कि देव उसे कहता है कि मैंने तिजोरी खोल दी है, जिसमें $7 मिलियन है, हम उसको आधा आधा बांट सकते हैं। पर सोफी देव को सरेंडर करने को कहती है और पुलिस के आने का वेट करने को कहती है। इसी बीच सोफी का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो फील करती है कि देव उसे मारने वाला है, इसलिए सोफी देव को भी शूट कर देती है। पर अब भी सोफी पूरी तरह से सेफ नहीं थी। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि इस पूरे मास्टरमाइंड का हेड था, मतलब कि जिसने ये सारे गुंडे भेजे। ये कोई और नहीं बल्कि डेबरा का हस्बैंड रिको था, जिसे पता था कि डेबरा की पूरी ब्लैक मनी इसी घर में छुपाई हुई है। वो सोफी को बाहर आने के लिए $2 बिलियन देने का लालच देते हैं, पर सोफी को ऑलरेडी तिजोरी मिल गई थी, जिसमें से उसने अपने जरूरत का पैसा निकाल लिया था। सोफी सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिसके बाद शुरू होता है चूहे और बिल्ली का खेल। एनी के फोन से रिको को कॉल करती है ताकि उसे रिको की लोकेशन पता चल सके, क्योंकि लास्ट बार एनी ने रिको को ही कॉल किया था। सोफिया जैसे ही रिको को कॉल करती है तो उसे उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है। सोफी उसी डायरेक्शन में शूट करती है। कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर एकदम शांति हो जाती है, जिससे सोफी को लग रहा था कि शायद रिको मर चुका है। सोफी जैसे ही वहाँ से बाहर आती है, रिको उस पर जानलेवा हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है। इसी बीच सोफी के हाथ में एक वाइन बॉटल आ जाता है, जिसे वो रिको के सर पर बार बार मारती है। तभी सोफी को पुलिस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सोफी राहत की सांस लेती है और पूरे 4 दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद आखिरकार वो घर जाने वाली। वो अपनी माँ को बताती है कि वो अगले ही हफ्ते से पैरा ओलंपिक की प्रैक्टिस के लिए जाने वाली है, पर उसकी माँ को फी को लेकर
फिक्र हो रही थी क्योंकि इस बार तो सोफी को टिप भी नहीं मिला था। पर उन्हें क्या पता, सोफी ने तो ऑलरेडी बहुत बड़ी टिप का इंतजाम कर रखा है। और मूवी के एंड में हम सोफी को देखते हैं जिसके पास हम दो दोस्त है, जिसमें कैम उसे गाइड करता है और कैली उसका हौसला बढ़ाती है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।